नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार पीसीएल के लिए स्पेशल हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है और इसमें कंप्लीट न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट बीएचपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का आगाज करते हैं और स्क्रीन पे ये पहला नंबर क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर में 48 चालक हैं और 4 ध्रुव हैं। ध्रुव अंतराल पोल पिच की गणना करनी है। पोल पिच बताना है। इसमें कंडक्टर की जो संख्या है वह 48 कंडक्टर हैं और पोल की जो संख्या है वह 4 पोल हैं। तो पोल पिच बताना है। तो पोल पिच इक्वल टू होता है कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन नंबर ऑफ पोल। अब यहाँ से कंडक्टर की संख्या देखिए, क्वेश्चन में ही दिया गया है 48 अपॉन नंबर ऑफ पोल की जो संख्या दिया गया है वो 4 दिया गया है। तो यहाँ से हम 4 एकम 4, 4 दूनी का 8, यानी पोल पिच जो हमें मिलेगा वो 12 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक ज्यावक्रीय वोल्टता को E इक्वल टू 50 साइन 200 पाई टी से निरूपित किया जाता है तो आवृत्ति की गणना कीजिए। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। वोल्टेज के रूप में इंस्टैन्टेनियस इक्वेशन दिया गया है यहाँ पे। अब इस इक्वेशन की तुलना हम इससे करेंगे E इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी का टर्म पूछा गया है तो हम यहाँ से ओमेगा टी से इस इक्वेशन की तुलना करेंगे। तो देखिए ओमेगा टी इक्वल टू यहाँ क्या मिलेगा, तुलना करेंगे तो 200 पाई टी मिलेगा, यानी ओमेगा टी इक्वल टू 200 पाई टी हो जाएगा। अब टी से ये टी मारा जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 200 पाई हो जाएगा। अब देखिए ये पाई से ये पाई मारा जाएगा और 2 से 2 एकम 2 हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू क्या मिला, 1 पर डबल जीरो, यानी हमें फ्रीक्वेंसी का जो मान मिलेगा वो 100, चूँकि फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलेगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट नुमा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अब एग्जामों में आने लग गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसमें क्या है कि तुल्यकाली मोटर के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि तुल्यकाली मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। बात बिल्कुल सही है। सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो फ्लक्स होता है, पल्सेटिंग फ्लक्स होता है, वो निर्णय ही ले नहीं पाता है कि क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि तुल्यकाली मोटर में सहायक मोटर प्रवर्तन को अवमंदन कुंडली पर वरीयता दी जाती है। अवमंदन कुंडली पर इसको वरीयता नहीं दी जाती है। इसको स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए 3 मोटरों की आवश्यकता होती है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो डी, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर में 400 प्राइमरी में टर्न है और 1000 सेकेंडरी में टर्न है। धारा अनुपात I2 अपान I1 का मान बताना है। अब देखिए कि ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर है। प्राइमरी में कह रहा है कि टर्न 400 है और सेकेंडरी में कह रहा है टर्न की 1000 है। तो I2 अपान I1 बताना है। यहाँ पे देखिए I2 अपान I1 बताना है, तब यहाँ पे टर्न का रेशियो क्या बनेगा, I1
N1/N2 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफार्मर में टर्न रेशियो और करंट ये दोनों आपस में अपोजिट में होते हैं, इसीलिए ऊपर में हम I2 लिए हैं तो फिर टर्न रेशियो I1 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब N1 जो है, अब देखिए यहाँ पे N1 400 दिया है प्राइमरी में टर्न और N2 सेकेंडरी का टर्न होता है, तो यहाँ पे द्वितीयक टर्न जो दिया है वो 1000 दिया गया है। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मारा जाएगा। अब 4 में हम 10 से भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, यानी I2/I1 का जो रेशियो हमें मिलेगा वह 0.4 का मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 0.5 मीटर लंबे एक चालक 30 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 टेस्ला घनत्व के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में संचालित होते हैं। गति की दिशा क्षेत्र के लंबवत होने पर कंडक्टर में प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा, आपको बताना है। कंडक्टर की लंबाई 0.5 मीटर दिया गया है। वह कंडक्टर जब रोटेट करता है चुंबकीय क्षेत्र में तो वह 30 मीटर पर सेकंड के वेग से रोटेट करता है और उसका जो घनत्व है वह जो चुंबकीय क्षेत्र डेंसिटी है वह 2 टेस्ला दिया गया है। अब यहाँ पे फार्मूला जो हम लगाएंगे वो क्या हो जाएगा कि V = BL/V sin थीटा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि यही वोल्टेज हमें बताना है। B चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B होता है, वही देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 टेस्ला इंटू L जो है उस कंडक्टर की लंबाई है वो दिया गया है 0.5 इंटू V वेग है वो कंडक्टर उस चुंबकीय क्षेत्र में कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो ये 30 मीटर पर सेकंड के वेग से रोटेट कर रहा है और लंबवत है, गति जो है वो क्षेत्र के लंबवत है, तो साइन 90 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे कि ये 2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा इंटू 30 हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था। अब क्या हो जाएगा कि 1 0 से ये 1 0 मारा जाएगा, पंक्तियाँ 15 15 दूनी का 30 हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए 30 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही और गलत स्टेटमेंट को आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपरि लाइन में चालक कम महंगे होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसको हमें बिछाने में कास्ट ज़्यादा लगता है अपेक्षाकृत ओवरहेड के। ओवरहेड केबल जो होती है वो ऐसे ही बिछाई जाती है बिना इंसुलेशन के, और इसमें प्रॉपर इंसुलेशन की व्यवस्था की जाती है, करनी पड़ती है। इसके बाद गड्ढे लगाए जाते हैं, उसके बाद प्रॉपर उसको कवर करने पड़ते हैं, तो इसमें कास्ट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है कि भूमिगत तार की तुलना में सिरोपरि लाइन यानी ओवरहेड लाइन पे जो कास्ट लगता है वो कम लगता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भूमिगत तारों की तुलना में सिरोपरि लाइन में ऊष्मा विसरण ज़्यादा होता है। अब क्या है कि अंडरग्राउंड केबल है तो ये इंसुलेशन है, वह गड्ढे में है, पूरे तरीके से कवर है, तो इसमें जो हीट पैदा होगा उसका जो फैलाव होगा वह कम होगा, इसलिए डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए अंडरग्राउंड केबल जो होती है वह 66 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पर भेजी नहीं जाती है। मैक्सिमम 66 किलो वोल्ट पे ही भेजी जाती है, क्योंकि इससे ऊपर पर हम भेजेंगे तो इसमें हीट ज़्यादा होगा तो फिर वो डैमेज होने के चांसेस होंगे। और ओवरहेड लाइन में क्या है कि उस पर बिना इंसुलेशन का है, तो उस पर क्या होगा कि हीट का फैलाव ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट वो वायुमंडल के वो संपर्क में रहेगा। इस यही कारण है
कि ओवरहेड लाइन को हम मैक्सिमम 400 किलो वोल्ट तक भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि इन इंट्रोग्रेटिव लैप वाइंडिंग इज कॉइल पिच। देखिए डीसी मशीनों में दो वाइंडिंग होती है, एक होती है प्रोग्रेसिव और दूसरी जो होती है रिट्रोग्रेसिव। अब क्या होता है कि इसमें कॉइल पिच पूछा गया है। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का जो कॉइल पिच होता है वो +1 होता है और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग का जो कॉइल पिच होता है वो -1 होता है। अब जो होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग जो होती है वो क्लॉकवाइज की जाती है और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज की जाती है। फिलहाल यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग का पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी -1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 10 एम्पियर के अधिकतम मान वाली सममित ज्यावक्रीय धारा का औसत मान क्या होगा। क्वेश्चन में करंट का मैक्सिमम मान दिया गया है, एवरेज मान पूछा गया है। तो IAVG यानी एवरेज मान करंट का इक्वल टू जो होगा वह 0.637 I मैक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 0.637 I मैक्स मतलब करंट का मैक्सिमम मान इंटू 10 हो जाएगा। अब इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव इधर लग जाएगा, यानी 6.37 एम्पियर, यानी एवरेज मान करंट का जो हमें मिला वह 6.37 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एकल कला प्रेरण मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सिंगल फेज जो मोटर होती है उसमें दिए गए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये ध्यान दीजिएगा, गलत स्टेटमेंट पूछा गया है। स्क्वायरल केज मोटर का रोटर होता है, बिल्कुल बात सही है। सिंगल फेज मोटरों में जो रोटर टाइप आता है वह स्क्वायरल केज टाइप का होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वह सेल्फ स्टार्ट होती है। देखिए सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसमें हम स्टार्टिंग बाइंडिंग डाल करके एक कैपेसिटर जोड़ करके और एक रनिंग बाइंडिंग जोड़ करके 2 बाइंडिंग बनाई जाती है। जब 2 बाइंडिंग बन जाती है तब उसमें जो फ्लक्स पैदा होता है वो रोटेटिंग फ्लक्स पैदा हो जाता है, इसीलिए वह स्टार्ट होती है। चूँकि सिंगल फेज मोटरों में जो रोटेटिंग फ्लक्स होता है वो पल्सेटिंग प्रवृत्ति का होता है, इसलिए सिंगल फेज मोटरें सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। अब क्या है कि ये गलत है, तो यह कह रहा है कि सेल्फ स्टार्ट होती है जबकि सिंगल फेज मोटर नहीं होती है। यही स्टेटमेंट गलत है, गलत पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 30 किलोमीटर लंबे भूमिगत तार का इंसुलेशन प्रतिरोध 6 मेगा ओम है। अन्य चीजें समान हो तो 15 मीटर लंबे तार का विद्युत रोधन रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए 30 किलोमीटर ये L1 का मान हो जाएगा और 6 मेगा ओम जो है ये R1 का मान हो जाएगा, पहला रेजिस्टेंस। फिर ये 15 किलोमीटर ये L2 का मान हो जाएगा और द्वितीयक इंसुलेशन रेजिस्टेंस R2 पूछा गया है। अब देखिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस और लंबाई में जो रिलेशन होता है वह व्युत्क्रमानुपाती का होता है। तो यहाँ से फार्मूला इससे बन जाएगा R1/R2 इक्वल टू L2/L1। अब यहाँ पे देखिए R1 का मान यहाँ पे दिया गया है 6 मेगा ओम अपान R2 कर देंगे, क्योंकि R2 हमें कैलकुलेट करना है। L2 का मान देखिए यहाँ पे 15 दिया गया है और L1 का मान यहाँ पे 30 दिया गया है। 15 दूनी का 30 और 6 दूनी का 12, यानी R2 इक्वल टू 12। चूँकि मेगा में था इसलिए भी मेगा ओम हो जाएगा। R2 का मान यानी द्वितीयक इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हमें मिला 12 मेगा ओम मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही न्यूमेरिकल को
रखते हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी हमारे प्यारे साथी चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।